प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आमिर खान आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म एम द लर्निंग ऐप पर। प्रिय साथियों, आज से हम संविधान की पाठशाला शुरू कर रहे हैं, संविधान की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और ये जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, इसका एग्जाम्स, हर एक एग्जाम्स में अपना ही एक विशेष महत्व है। यकीनन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हर एक एग्जाम पेपर में लगभग 20% भाग जो है वो हमारे भारतीय संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित होता है। भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है कि यदि इसमें लिखित शब्दों का महत्व आप समझ जाते हैं तो इस विषय को समझने में और इसे रुचिकर बनाने में बहुत मजा आता है। ठीक है, बहुत आसानी के साथ हम इसे समझने लगते हैं। ठीक है, और दरअसल अगर मैं ये कहूं कि जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट में केवल संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे कम मेहनत में आप सर्वाधिक अंक अर्जित कर सकते हैं, तो यह भी अपने आप में एक अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसकी वजह है क्योंकि संविधान जो है, ये जो राज्य व्यवस्था है, इससे जुड़ी हुई चीजों को आप रूटीन लाइफ में, डेली की लाइफ में महसूस करते हो, देखते हो, उन्हें जीते हो। भारत सरकार कोई भी नई विधि बना रही है, कोई भी कानून बना रही है, राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित, वो सभी चीजें वो संविधान के अकॉर्डिंग करती है। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार दिल्ली उपराज्यपाल की शक्तियां या स्वविवेक शक्तियां बढ़ाने के उद्देश्य से लोकसभा में एक बिल लेके आई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उपराज्यपाल, केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? ठीक है, क्या संविधान, हमारी लोकसभा या हमारी संसद ऐसा कर सकती है? यदि हां, तो किस दायरे में रहकर, क्या ये उसकी संपूर्ण शक्ति है? तो इन चीजों को समझने के लिए जरूरी है कि हम भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, भूमिका है, उसको अच्छे से जान ले। देखिए प्रिय मित्रों, जब हम कोई भी पुस्तक खोलते हैं तो सबसे पहला जो उसमें पेज आता है वो उस पुस्तक का प्रीफेस होता है, एक भूमिका होती है जिसमें लेखक आपको बताता है कि उसने इस पुस्तक को क्यों लिखा है, उसका उद्देश्य क्या है, इस बार उसने इस पुस्तक में क्या नया जोड़ा है, किन त्रुटियों को सही किया है, ऐसी सारी बातें वो उसमें लिखकर आपको देता है। ठीक उसी प्रकार जब भारतीय संविधान को खोला जाता है तो भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार देता है, कितने न्याय देता है, कितनी समानता देता है, भारत देश कैसा है, उसकी प्रकृति कैसी है, शासन प्रणाली कैसी है, ये सभी चीजों का जो दर्शन आपको मिलता है या हम कहें बेसिक नॉलेज जो आपको मिलती है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखने को मिलती है। इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्दों का अर्थ या कॉन्सेप्ट समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं शब्दों के आधार पर आप आने वाली क्लासेस को समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लिखित शब्दों के आधार पर ही हम जान पाएंगे कि सरकार किस आधार पर नई योजना बनाती है, सरकार के अधिकार या राज्य के अधिकार क्या हैं, राज्य के विरुद्ध नागरिक के अधिकार क्या हैं, सरकार क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, यदि सरकार कोई गलत काम करेगी तो उसे कौन रोकेगा। ये सारी चीजों को समझने से पहले हमें प्रस्तावना के कॉन्सेप्ट को समझना बड़ा जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की जो प्रेरणा है या जो ये आइडिया है, ये हमने कहां से लिया है? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसकी प्रेरणा हमें अमेरिका के संविधान से मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये एज इट इज अमेरिका के संविधान की तरह है। लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका से ली गई है, किंतु भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है उस पर ऑस्ट्रेलिया के संविधान की प्रस्तावना का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं प्रस्तावना। ठीक है, यानी कि जिसमें हमारे संविधान का दर्शन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत एक शब्द से होती है, हम। ठीक है दोस्तों, हम यानी कि कौन? हम भारत के लोग। ठीक है ना, यहां पर हम शब्द का अर्थ है हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। देखिए
यदि मैं आपसे पूछूं कि भारत में सर्वोच्च शक्तिशाली कौन है, तो आपका जवाब क्या होगा? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई और? बताइए। तो दोस्तों, भारत के अंदर ना तो राष्ट्रपति शक्तिशाली है, ना ही प्रधानमंत्री, ना ही कोई और। भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली है वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान सर्वाधिक शक्तिशाली है। वही तय करता है राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होंगी, राष्ट्रपति की लिमिटेशंस क्या होंगी, प्रधानमंत्री क्या करेगा और कोई व्यक्ति क्या कर सकता है। तो सवाल यहां पर बनता है कि आखिर इस संविधान को इतना शक्तिशाली किसने बनाया, जो ये इतना शक्तिशाली है? तो उसी का जवाब हमारी पहली लाइन में लिखा हुआ है, हम अर्थात भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता। ठीक है, तो संविधान को शक्ति देने वाला स्रोत क्या है? संविधान को शक्ति का स्रोत, संविधान की शक्ति का सोर्स क्या है? भारत की जनता। ठीक है दोस्तों, आगे हमको बताया गया कि हम भारत के लोग भारत को कैसा देश बनाना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कैसा दोस्तों? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश बनाना चाहते हैं। तो यहां पर सवाल उठता है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से क्या मतलब है? देखिए, इसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है सॉवरेन। मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसे स्पष्ट करता हूं कि सॉवरेन या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होना क्या होता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका घर है, ठीक है? आपके घर में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, आपके घर में कितने बजे के बाद एंट्री मिलेगी, नहीं मिलेगी, आज आप खाने में क्या बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे, आप अपने घर के ए पड़ोसी के साथ कैसे संबंध रखोगे, बी पड़ोसी के साथ कैसे संबंध रखोगे, ये कौन तय करता है? ये आप खुद तय करते हैं। क्या सरकार इसमें किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करती है? बिल्कुल नहीं करती। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूं कि आप अपने घर के आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इसमें कोई अन्य व्यक्ति या आपका कोई अन्य पड़ोसी या सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आपका घर आपके लिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। क्या है? सॉवरेन है। तो यही तो भारत है। भारत भी अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूरी तरीके से दोस्तों क्या है? स्वतंत्र है। भारत पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध रखेगा, भारत अमेरिका के साथ कैसे संबंध रखेगा, रूस के साथ कैसे रखेगा, चाइना के साथ कैसे रखेगा, यानी कि वो अपने बाह्य निर्णय के लिए स्वतंत्र है। ना केवल बाह्य बल्कि वो अपने आंतरिक निर्णय लेने के लिए भी पूरी तरीके से स्वतंत्र है। क्या भारत की आंतरिक नीति या विदेश नीतियों को बनाते समय क्या उनमें अमेरिका या इंग्लैंड जैसे किसी अन्य विदेशी ताकत का कोई इंटरफेयर होता है? बिल्कुल नहीं होता। यानी कि हमने अपने देश को, अपने आप को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाया है कि हम इतने काबिल हैं, इतने कैपेबल हैं, इतने शिक्षित हैं कि हम अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय आसानी से स्वयं के द्वारा ले सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं। तो भारत देश कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, देखिए दोस्तों, समाजवादी, मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द नहीं था। ठीक है, ये 42 अमेंडमेंट जो हुआ, 42वां संविधान संशोधन जो हुआ, उसके तहत इसमें जोड़े जाते हैं। ठीक है, 1976 में ये हुआ। देखिए, समाजवादी, ये समाजवादी कॉन्सेप्ट क्या होता है? ठीक है, आप जब कभी आपको, मैं उम्मीद करता हूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों को या मैं कहूं सभी को ये मौका मिले कि आपके अंदर ये प्रेरणा जगे कि आप लोग यूपीएससी या आरपीएससी के बड़े एग्जाम्स की तरफ प्रेरित हों। ठीक है, और आपको आरएएस और आईएएस जैसे डेस्क्रिप्टिव जो एग्जाम होते हैं, मेंस एग्जाम होते हैं, वो लिखने का मौका मिले। तो अगर आप वहां तक पहुंचते हो तो केवल सामाजिक न्याय और समाजवादी सिद्धांत के ऊपर ही आपको पूरी की पूरी एक पुस्तक पढ़नी पड़ती है। तो क्या है समाजवादी होना, यह समझिए। और क्या वजह रही कि भारत के लोगों ने, भारत के राजनेताओं ने समाजवादी शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया? ठीक है दोस्तों, बताता हूं। दुनिया में दो तरीके के कॉन्सेप्ट चलते हैं। पहला होता है पूंजीवादी कॉन्सेप्ट और दूसरा है समाजवादी कॉन्सेप्ट। क्या होते हैं समझते हैं। देखिए, पूंजीवादी कॉन्सेप्ट के अंदर आर्थिक संसाधनों पर जो सरकार है या जो राज्य है
उसका हस्तक्षेप नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि वहां पर जो जितने भी सेक्टर आप देखेंगे सर्विस के, वो सभी कहीं ना कहीं आपको निजीकरण में देखने को मिलते हैं, निजी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, चाहे वो रेलवेज हो, वायुयान हो, जलयान हो या किसी अन्य प्रकार के। किंतु भारत ने पूंजीवाद को नहीं अपनाते हुए उसने समाजवाद को बढ़ावा दिया, समाजवादी कॉन्सेप्ट को अपनाया। समाजवादी कॉन्सेप्ट के भीतर क्या होता है, समाजवादी कॉन्सेप्ट में आर्थिक संसाधनों के ऊपर या उनका वितरण करने में सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है। देखिए, भारत के भीतर यदि प्राइवेट कॉलेज हैं तो गवर्नमेंट भी है, भारत में यदि प्राइवेट अस्पताल हैं तो गवर्नमेंट अस्पताल भी हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे आर्थिक संसाधन हैं जिन पर केवल और केवल राज्य का अधिकार है। ठीक है, जैसे कि रेलवेज हो गया, खदान हो गया, पेट्रोलियम्स हो गए, ठीक है, या फिर जलयान हो गया, नेशनल हाईवेज हो गए। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। सरकार ऐसा क्यों करती है, और यदि भारत में समाजवाद सिद्धांत नहीं होता तो इसका क्या प्रभाव होता, सकारात्मक होता या नकारात्मक होता। तो देखिए, भारत में यदि समाजवादी सिद्धांत नहीं होता तो इसका सबसे गहरा प्रभाव क्या पड़ता। तो दोस्तों, इससे होता यह कि 90% लोगों की पूंजी निकलकर 10% लोगों के हाथों में चली जाती, यानी कि समाज में आर्थिक असमानता या आर्थिक भेदभाव बहुत बढ़ जाता। इससे होता क्या, अमीरी और गरीबी का जो फर्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता, और जब गरीब एक निश्चित गरीबी रेखा से नीचे पहुंचता है तो उसके समक्ष विद्रोह करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता है। ऐसी स्थिति में जब वो विद्रोह करने पे आता है तो जहां विद्रोह होते हैं वहां पर अराजकता फैलती है, और अराजकता में कभी भी लोकतंत्र जैसी चीज जीवित नहीं बच सकती। इसलिए भारत में समाजवादी सिद्धांत को अपनाया गया, और बहुत से ऐसे आर्थिक संसाधन हैं जिससे सरकार भारी मात्रा में पैसा कमाकर उस पैसे को समाज के कल्याण में लगाती है, सामाजिक योजनाओं में लगाती है। मैं आपको यहां सवाल दे रहा हूं, आपको कमेंट बॉक्स में ये मुझे जवाब देना है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक बयान आया कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है बल्कि सरकार का काम कल्याण करना है। आप उनके इस वक्तव्य से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। और दूसरा, मैं यहां पर आपको एक कथन दे रहा हूं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए तो भारत सरकार या भारत देश धीरे धीरे पूंजीवाद की ओर अग्रसर होता हुआ नजर आता है। तो आपको इस पर छोटी सी एक टिप्पणी लिखनी है, कुछ उदाहरण मिल जाए तो आप बताइएगा। हालांकि भारत देश ने समाजवादी सिद्धांत को अपनाया हुआ है, लेकिन वर्तमान में वो पूंजीवाद की ओर बढ़ता हुआ अग्रसर प्रतीत होता है। तो आपको कुछ उदाहरण बताने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी और पंथ निरपेक्ष राज्य बनाते हैं, घोषित करते हैं पंथ निरपेक्ष। देखिए, पंथ निरपेक्ष क्या है, पंथ निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए, वैसे तो इसकी परिभाषा बड़ी गूढ़ है, लेकिन मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय संविधान ने भारत देश को पंथ निरपेक्ष घोषित किया है, या मैं यूं कहूं कि भारत देश ने स्वयं को धर्मनिरपेक्ष बनाया हुआ है। अर्थात भारत सरकार, भारत देश का संविधान किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ केवल उसके धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश या जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। हालांकि भारत हिंदू बहुल देश है, हिंदू बहुसंख्यक है, किंतु फिर भी हमने इससे उच्च आदर्श को अपनाया। इस तरीके के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, एक तो होता है पंथ निरपेक्ष और एक होता है धर्म सापेक्ष। कुछ देश ऐसे हैं जो धर्म सापेक्ष हैं, जैसे अरब कंट्रीज में इस्लामिक कंट्रीज आप देखिए, जैसे म्यांमार आप देखिए, जैसे श्रीलंका आप देख सकते हो। ठीक है ना, यहाँ ये सारे पाकिस्तान आप देख सकते हो, ये सारे क्या है, धर्म सापेक्ष देश हैं। यानी कि इन देशों का संविधान एक धर्म को, विशेष धर्म को मानने वाले लोगों को अधिक प्राथमिकता देता है। किंतु क्या भारत देश में किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भारत देश के संविधान निर्माताओं ने, हमने धर्म सापेक्ष से भी एक उच्च सिद्धांत पंथ निरपेक्षता को अपनाया, और हमने कहा कि हम लोग पंथ निरपेक्ष हैं,
यानी कि भारत में किसी के साथ केवल उसके धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता और ना ही किया जाएगा। समझ आई? ये हमारे संविधान की बहुत ही बेहद खूबसूरत चीज है। ठीक है दोस्तों, देखिए मैं यहां पर आपको पंथ निरपेक्षता के संबंध में एक बात बताना चाहूंगा कि भारत में प्रथम विधि दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया और इस दिन भारत सरकार ने भारत के अधिकतर अखबारों में प्रस्तावना को प्रकाशित किया। उस प्रस्तावना को लेकर काफी विवाद खड़ा हुआ। ऐसा क्या था उस प्रस्तावना में, तो मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाहूंगा। आपको यदि इंटरनेट पे कटिंग आपको मिल जाएंगी तो आप देखिएगा उस दिन की प्रस्तावना को। उस प्रस्तावना में भारत सरकार ने पंथ निरपेक्ष शब्द को प्रकाशित नहीं किया, जिससे उनकी मंशा पर सवाल उठाए गए और जो भारत के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे उन्होंने भारत सरकार की इसके लिए काफी आलोचना भी की। तो क्यों? क्योंकि पंथ निरपेक्षता पंथ सापेक्षता से एक उच्च सिद्धांत है। इसके बारे में हम मूलकारों में अच्छे से जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे दो शब्द हैं लोकतंत्रात्मक तथा गणराज्य। दोनों सिमिलर सी प्रतीत होती हैं, लेकिन ये दोनों चीजें सिमिलर नहीं है, इनमें बहुत सारा डिफरेंस है। देखिए मैं आपको उदाहरण सहित स्पष्ट करता हूं। ब्रिटेन जो है वो लोकतंत्र तो है लेकिन वो गणराज्य नहीं है, किंतु भारत लोकतंत्र होने के साथ साथ गणराज्य होने का भी गौरव रखता है। क्या है लोकतंत्र और गणराज्य? लोकतंत्र जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अब्राहम लिंकन के शब्दों में, जनता का जनता के लिए चुना गया शासन ही क्या है? लोकतंत्र है, जिसमें जनता अपने लिए अपने ऊपर शासन करने के लिए एक सरकार चुनती है निश्चित समय के लिए। ये लोकतंत्र है। फिर गणराज्य होना क्या होता है? गणराज्य होने का मतलब है भारत का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, कौन सा है? देखिए, देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद है राष्ट्रपति और राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, देश का जो सर्वोच्च संवैधानिक पद है, इवन और भी सभी पदों को ले लीजिए आप, इसमें उस पद पर बैठने वाले लोग जो हैं एक परिवार से नहीं है, एक जाति से नहीं है, एक धर्म से नहीं है, यानी कि वो पद वंशानुगत नहीं है। किंतु यदि हम इंग्लैंड की तरफ देखें तो वहां सर्वोच्च पद होता है राजा या रानी का, अर्थात ब्रिटिश क्राउन का, और उस ब्रिटिश क्राउन के तख्त पर बैठने वाला एक ही व्यक्ति जो है वो एक परिवार से है और एक ही खानदान से है। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? भारत में अखबार बेचने वाले महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम जी भी राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए और प्रधानमंत्री पद पर एक चाय बेचने वाले महामहिम जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी विराजमान हुए। ठीक है, यानी कि भारत में कोई भी पद संवैधान वंशानुगत नहीं है। तो ये होता है गणराज्य होना। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो आगे बार बार आपके सामने आएगी। देखिए दोस्तों, एक शब्द होता है नागरिक और एक शब्द होता है व्यक्ति। कौन सा? व्यक्ति। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, नागरिक ऐसे व्यक्तियों के समूह को कहा जाता है जिसे एक देश ने एक पर्टिकुलर नियम के तहत सिटीजनशिप प्रदान की हो, यानी कि नागरिकता प्रदान की हो। हम आप भारत देश के नागरिक हैं और इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास भारत सरकार ने हमारे लिए कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। आपके पास आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास पासपोर्ट है और भी कई ऐसी अन्य आईडिया हैं। लेकिन क्या भारत देश अमेरिका वासी को, ब्रिटिश वासी को या किसी अन्य देश के वासी को आधार कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई ऐसे डॉक्यूमेंट जारी कर सकता है? नहीं। ठीक है दोस्तों, तो व्यक्ति तो सभी हो सकते हैं, किसी भी देश का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। नागरिक उस व्यक्तियों के उस समूह को कहा जा रहा है जिन्हें भारत देश के संविधान ने भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता प्रदान की हुई है। तो आई होप आप नागरिक और व्यक्ति शब्द का डिफरेंस समझ गए होंगे। ठीक है, तो आगे संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें भारत के नागरिकों के लिए 3 प्रकार के न्याय, कितने प्रकार के न्याय दोस्तों? 3 प्रकार के न्याय। कौन कौन से न्याय? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और 2 प्रकार की समानता। कौन कौन सी? प्रतिष्ठा और अवसर की समानता देने का वादा किया गया है हमारे संविधान की प्रस्तावना में।
तो ये समानताएं क्या है, ये न्याय क्या है, उससे समझते हैं। देखिए, भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो इन्हें समझते हैं। सामाजिक न्याय क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार की समस्त योजनाएं सामाजिक न्याय के ऊपर आधारित होती हैं। देखिए, सामाजिक न्याय को मैं यदि कम शब्दों में और आसान शब्दों में समझाऊं तो इसका मतलब क्या होता है? सामाजिक न्याय के अंतर्गत सरकार, चाहे वो केंद्र की है चाहे वो राज्य की है, सरकार समाज के उस हिस्से को प्राथमिकता देती है या उन हिस्सों के लिए अधिक कार्य करती है जो दबे हुए हैं, पिछड़े हुए हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से या शैक्षणिक रूप से या आर्थिक रूप से, या फिर किसी हिंसा का शिकार है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं महिला, जैसे कि बच्चे, हमारी निम्न जातियां जिनको आप कहते हैं SC ST। ठीक है, तो भारत देश की सरकार जब भी कोई योजना बनाती है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए बनाई गई है? गरीबों के लिए, जिनके पास उनका आवास नहीं है। और देखिए, ध्यान रखिएगा, आश्रय का अधिकार आपका मूल अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। चमेली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह हमारा मूल अधिकार बनाया था। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा एक रसोई गैस योजना चलाई थी, उज्ज्वला रसोई गैस योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो थी किसके लिए चलाई गई थी? गरीब लोगों के लिए। BPL योजना किसके लिए है? आपके गरीबों के लिए। यानी कि सरकार इन योजना में प्राथमिकता किसको दे रही है? जो समाज का वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, गरीब वर्ग है। यही तो सामाजिक न्याय है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अंतर्गत काफी सारे ऐसे आर्टिकल हैं जो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात करते हैं। जैसे अनुच्छेद 15(3) की मैं बात करता हूं। अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 15(3) में राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि वह महिला तथा बच्चों के लिए विशेष अधिकार बना सकता है, विशेष कानून बना सकता है, प्रावधान बना सकता है। आप देखते भी होंगे, हाल ही में दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की। आप देखते होंगे ट्रेन में, बसों में, ट्रेन में, मेट्रो ट्रेन में महिलाओं के लिए एक अलग से रिजर्व डिब्बे रखे जाते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे विभिन्न त्योहारों पर आप देखते होंगे, जैसे रक्षाबंधन है, भाई दूज है, ठीक है, उन पर उनके लिए मुफ्त बस यात्राएं लागू की जाती हैं। ठीक है, और बहुत सारे अलग से महिलाओं के लिए कानून है। बच्चों के लिए जैसे पॉक्सो एक्ट बनाया गया था, पॉक्सो अधिनियम, महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम भी बनाया गया। ठीक है, तो अगर प्रथम दृष्टि में हम देखें तो ये हमें लगता है कि सरकार जो है वो लिंग के आधार पर भेदभाव करती हुई प्रतीत होती है, कि महिला और पुरुष के आधार पर, कि सर हमें तो जनरल डब्बे में टिकट लेके भी बैठने की जगह नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए अलग से डब्बे हैं। ठीक है, हमारे केस की सुनवाई इतनी जल्दी नहीं हो पाती, लेकिन महिलाओं के केस फास्ट ट्रैक अदालतों में जल्दी जल्दी सुने जाते हैं। तो दोस्तों, ये लिंग आधारित भेदभाव नहीं है, यही तो सामाजिक न्याय है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसमें सरकार समाज के वंचित वर्गों या पिछड़े वर्गों या शोषित वर्गों के लिए काम करती है। और हम इस बात को नहीं नकार सकते कि भारतीय समाज प्राचीन काल से ही और वर्तमान में भी, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, वर्तमान में भी समाज के दो हिस्से ऐसे हैं, महिला और बच्चे, जो सर्वाधिक हिंसा का शिकार होते हैं। चाहे वो घरेलू हिंसा हो, मानसिक हिंसा हो, शारीरिक हिंसा हो। समझ रहे हो ना? तो क्या सरकार का कर्तव्य नहीं बनता इन लोगों को हिंसा से बचाया जाए? तो हिंसा से बचाने के लिए विधि का निर्माण करना आवश्यक है कि नहीं? इसलिए सरकार इनके लिए अलग से विधि बनाती है, अलग से प्रावधान बनाती है। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, आप कहोगे सर जाति के आधार पर ये तो आरक्षण है, ये गलत है। ये जाति, देखिए ध्यान, सबसे पहली बात तो भारत में जातिगत आधार पर आरक्षण नहीं है। सामाजिक पिछड़ेपन पे, आर्थिक पिछड़ेपन पे, शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षणों के या विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे हाल ही में मोदी सरकार ने, आपने देखा होगा कि आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई सवर्ण जातियों को 10% का आरक्षण का लाभ दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको यदि कुछ भी ऐसी योजना दिखाई दे तो आप उसे गलत कहने की बजाय सोचिएगा क्या ये जरूरी है समाज के लिए, तो आप पाओगे कि हाँ, यही तो सामाजिक न्याय है। आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आर्थिक न्याय। ठीक है, यहां पर आर्थिक न्याय से संबंधित क्या है? आर्थिक न्याय का मतलब है यहां पर भारत में सभी व्यक्तियों को अपने जीवन यापन के लिए आजीविका कमाने का पूर्ण अधिकार है। समझ रहे हो ना? आपको अनुच्छेद 19 में मैं पढ़ाऊंगा मूल अधिकारों के अंतर्गत कि आप अपने जीवन के लिए
कोई भी विधि या व्यवसाय या व्यापार अपना सकते हैं, ऐसे जिनकी इजाजत हमारा संविधान देता हो। आगे है राजनीतिक न्याय। दोस्तों राजनीतिक न्याय क्या होता है, इसको मैं आपको एक उदाहरण के तहत समझाता हूं। देखिएगा, राजनीतिक न्याय जैसे कि इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण हो सकता है वोट की वैल्यू। देखिए, आप देखेंगे कि एक झोपड़पट्टी में रहने वाले व्यक्ति की वोट की वैल्यू भी वही है जो अंबानी की है। ठीक है, चाहे वो कितने पैसे वाले हों, ये अच्छी बात है भारत के लिए, कितने बड़े व्यक्ति है, ठीक है ना। और दूसरा कि आप देखिए कि चाहे वो झोपड़पट्टी में रह रहा है, उसका वोट भी एक बार ही काउंट किया जा रहा है। उधर चाहे कितने भी पैसे वाला है, उसका वोट भी एक बार ही काउंट किया जा रहा है। या फिर हम देखें राजनीति में गरीब से गरीब व्यक्ति भी बहुत ऊंचे पद तक पहुंचा है और अमीर से अमीर भी व्यक्ति पहुंचा है। यही तो राजनीतिक न्याय है, यही तो आर्थिक न्याय होते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट, और इन कॉन्सेप्टों को अच्छे से क्लियर कर लेना, क्योंकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे वो कहीं ना कहीं इन्हीं चीजों पर बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 प्रकार के न्याय हो गए। अब 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं पे बात करते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बड़ा इंटरेस्टिंग है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 19 खंड 1 में क के तहत आपको विचार और उसे अभिव्यक्त करने की पूरी आजादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो हर कोई विचार और अभिव्यक्ति का झुंझुना लिए हुए घूम रहा है, और विचार अभिव्यक्ति के नाम पर कई सारी चीजें हमारी सोशल मीडिया पर या आम जीवन में गलत होती हुई दिखाई देती है। तो क्या है विचार और अभिव्यक्ति की सीमा, मैं आपको बताता हूं। देखिए, विचार, भारतीय संविधान आर्टिकल 19 के तहत प्रत्येक भारतीय नागरिक को विचार करने की पूरी आजादी देता है, स्वतंत्रता देता है। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके विचार किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में, किसी सामाजिक पार्टी के, सामाजिक संस्था के बारे में, इवन आप ये लगाइए आपके विचार मेरे बारे में, कुछ भी हो सकते हैं। पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, न्यूट्रल हो सकते हैं, अच्छे या बुरे हो सकते हैं, या आप उस विचार को लेकर तटस्थ रह सकते हैं। आपकी आजादी केवल यहीं तक सीमित नहीं है कि आप इस विचार को अपने मन में रखें, बल्कि उसे अभिव्यक्त करने की भी आपको पूरी आजादी दी गई है। अभिव्यक्ति का मतलब है आपको अपने विचार एक्सप्रेस करने की पूरी आजादी है। ठीक है, हालांकि आपके विचार की अभिव्यक्ति के जो माध्यम है वो अलग अलग हो सकते हैं। आप रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अखबार में लिखकर बता सकते हैं, कार्टून बना के बता सकते हैं, लिखकर बता सकते हैं, या कोई और बात हो, मूवी बनाकर बता सकते हैं। और विचार और अभिव्यक्ति की को आप आए दिन हमारी टीवी अगर आप देखते हैं तो जरूर देखते होंगे, आप देखते होंगे विचार और अभिव्यक्ति के नाम पर भारत में, भारतीय टीवी की दुनिया में अगर हम देखें तो बहुत टाइप के अनर्गल ऐड देखते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा फेयर एंड लवली लगाइए 5 हफ्तों में गोरे हो जाइए, देखा होगा। तो क्या यह संभव है? अगर ऐसा होता तो दक्षिण भारत में ब्लैक लोग जो हैं उनका रंग ऐसा क्यों होता? सबसे ज्यादा इसका मतलब फेयर एंड लवली वेस्ट इंडियन कंट्रीज में, वेस्ट इंडीज जैसे देशों में बिक रही होती। यस और नो? लेकिन फिर भी ऐसे विज्ञापन, टीवी विज्ञापन या टीवी एड, ठीक है, इनकी भी स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति के अंतर्गत आती है, हमें पता है। लेकिन कंपनी को लगता है कि उनकी क्रीम में वो बात है कि वो आपको गोरा बना सकती है। मैं ये नहीं कह, जबकि हमें सच्चाई पता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन ये विचार अभिव्यक्ति के दायरे में आता है। उनको लगता है कि ऐसा है, तो इससे बेहतर और क्या उदाहरण हो सकता है? ठीक है, लेकिन साथ में सरकार, हमारे देश का संविधान ये भी कहता है कि आपको विचार और अभिव्यक्ति की आजादी तो है, लेकिन ये लिमिट में रहते हुए है। आपको किसी की गरिमा को, मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। जैसे कि मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊं कि आपको अपना हाथ घुमाने की आजादी केवल वहीं तक है जहां तक दूसरे की नाक शुरू ना हो। एक तो आप किसी बात को लेकर किसी व्यक्ति से अगर मतभेद रखते हैं तो आप जाएंगे, आप उससे सीधा बोल देंगे कि भाई साहब मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। एक तो ये तरीका होता है। एक दूसरा तरीका होता है कि आप उसके पास जाते हैं, उसके गाली गलौज करते हैं, उसके मान सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं, उससे जाति सूचक शब्द बोलते हैं या और भी कुछ। ठीक है ना? तो ये आपको इजाजत नहीं है। यदि आप ऐसा करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति मानहानि का मुकदमा आप पर कर सकता है। ठीक है ना? और अच्छे से समझाऊं कि विचार और अभिव्यक्ति की जो आजादी है वो लिमिटेड दायरे में रहते हुए है। अनुच्छेद
जब हम 19 पढ़ेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से हम इसे समझेंगे। समझ आई विचार और अभिव्यक्ति की सीमा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास। यहां पर विश्वास से मतलब है कि आप किसी भी राजनीतिक या धार्मिक या किसी अन्य प्रकार की किसी भी संस्था में विश्वास कर सकते हैं, किसी विचारधारा में विश्वास कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी विचारधारा को थोपा नहीं जाएगा। आप चाहे लेफ्ट विचारधारा में विश्वास करें, चाहे राइट विचारधारा में विश्वास करें, वो आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता, देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा कि भारत देश के संविधान ने स्वयं को पंथ निरपेक्ष घोषित किया है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब यह है कि हमारे देश के संविधान ने स्वयं को पंथ निरपेक्ष कहा है, यानी कि भारत देश की सरकार, भारत देश का संविधान किसी भी व्यक्ति के साथ, नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव केवल धर्म या जाति के आधार पर नहीं करेगा। किंतु इसका यह मतलब कदापि नहीं है कि भारत के भीतर रहने वाले लोग नास्तिक हैं, बल्कि भारतीय संविधान भारत के भीतर रहने वाले लोगों को धर्म को अबाध रूप से मानने की पूरी स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 25 में मूल अधिकार है आपका कि आपको धर्म के अंतःकरण, धर्म को अबाध रूप से मानने तथा उसका प्रचार प्रसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। भारत में किसी भी धर्म, सभी धर्मों के निवासी रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, गंगा जमुना तहजीब के साथ रहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, ये होती है धार्मिक स्वतंत्रता या धर्म की स्वतंत्रता। और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, यहां पर उपासना शब्द जो है इसका मतलब पूजा पद्धति से है। ठीक है ना, यहां पर उपासना की बात कही गई है कि आपकी धार्मिक उपासना कैसी है, आप उसे करें ना करें, ये आपका अधिकार है। मैं आपको अनुच्छेद 25(3) जब 28(3) पढ़ाऊंगा, जब आप पढ़ोगे कि जो हमारे राजकीय शिक्षण संस्थान है, चाहे वो राजकीय पूरी तरीके से राजकीय है या नहीं, इस बात से मतलब नहीं है, यानी कि राज्य निधि द्वारा, देखिए 28(3) में आपको ये मिलेगा, राज्य निधि द्वारा पूर्णतः या आंशिक रूप से पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने का अधिकार आपके पास है। उपस्थित होने या ना होने का, जैसे स्कूलों में प्रेयर होती है, ठीक है ना, तो उस प्रेयर में कोई व्यक्ति शामिल होना चाहिए या ना होना चाहिए, उसका अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है, तो यदि उसे शामिल करना है, किसी दूसरे धर्म का है, ठीक है, तो उसके लिए उसके पेरेंट्स या उसके गार्जियन, जो अभिभावक जो हैं, उनकी अनुमति लेनी आवश्यक होगी। यानी कि यहां पर उपासना से मतलब है पूजा पद्धति से। ठीक है दोस्तों, तो पूजा पद्धति के आपको पूरी तरीके से स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है ना, आपको पत्थर में भगवान दिखते हैं तो पूजिए, कौन मना कर रहा है? नहीं दिखते हैं तो मत पूजिए। ठीक है, कौन कह रहा है कि पूजिए? ठीक है, आपको नमाज पढ़नी है, नमाज पढ़िए। आपकी पूजा पद्धति कुछ भी हो सकती है। समझ आ रही है बात? ओके, आगे हम देखते हैं कि आगे दो प्रकार की समानताओं की बात की गई है। एक है प्रतिष्ठा की समानता और एक है अवसर की समानता। ठीक है दोस्तों, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता से मतलब क्या है? देखिए, प्रतिष्ठा के लिए मैं यहां पर एक इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं, स्टेटस। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया, यानी कि ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हमारे देश में सभी को प्रतिष्ठा एक जैसी है, स्टेटस सबका एक जैसा है, यानी कि किसी भी व्यक्ति का स्टेटस ना बड़ा है ना छोटा है, सब लोग समान हैं। आपने देखा होगा पहले मंत्रियों की गाड़ियों पर बत्तियां हुआ करती थी, लेकिन वो भारत सरकार ने हटा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुच्छेद 18 का वो उल्लंघन करती है, क्योंकि एक अलग ही स्टेटस नजर आता है उनसे, उनका। तो भारत सरकार कहती है कि झोपड़पट्टी रहने वाले व्यक्ति का स्टेटस वही है जो एक महलों में रहने वाले का है। ठीक है दोस्तों, अगला है अवसर की समानता। यहां पर अवसर को समझिए आप सरकारी नौकरियों से। यहां पर कहा गया है कि भारत में सभी नौकरियों को, सभी व्यक्तियों को, नागरिकों को अवसर प्राप्त करने का अधिकार होगा। अवसरों की समानता होगी, जो व्यक्ति योग्य होगा वो उस अवसर को प्राप्त कर लेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर, अगर अवसर सरकारी नौकरियों की आप बात कर रहे हैं, तो सरकारी नौकरियों में फिर रिजर्वेशन लागू क्यों है? अवसर कैसे मिलेंगे रिजर्वेशन को लेकर? तो देखिए, वर्तमान में अगर देखा जाए तो एक राजनीतिक इश्यू है, लेकिन ध्यान रखिए, मैंने अभी हाल ही अब आपको बताया है कि आरक्षण को आप सामाजिक न्याय के नजरिए से देखिए। ठीक है, आरक्षण समानता विरोधी नहीं है।
ये आपके मेनका गांधी विवाद में भी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण समानता विरोधी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की श्रेणी में आता है। यहां पर आरक्षण उन लोगों के लिए दिया जा रहा है जो आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यही तो सामाजिक न्याय है, जिसमें सरकार उन पिछड़े हुए वर्गों के लिए अधिक प्राथमिकता देती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली, सुनिश्चित, ठीक है। यहां पर एक शब्द आया है एकता और अखंडता। ठीक है दोस्तों, यहां एकता और अखंडता क्या है समझिएगा। ठीक है, या देखिए मैं इसे आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो एकता जो है वो हमारी मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, जबकि अखंडता जो है वो हमारी भौगोलिक संकल्पना है। ठीक है दोस्तों, भौगोलिक संकल्पना, इसे और अच्छे से समझाते हैं। मैं अपने देश से बहुत प्रेम करता हूं, मैं देशभक्त हूं। ठीक है, ये मेरी मानसिक मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। आप कहो कि सर हमें प्रूफ करो, कोई कागज दिखाओ, कोई डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जैसे हम नागरिकता के डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं। ठीक है सर, आप बताओ, तो क्या इसका कोई प्रमाण पत्र हो सकता है? नहीं हो सकता। यह हमारी मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, इसे प्रूफ ऐसे नहीं किया जा सकता। हम सब भारतीय एक हैं, चाहे हम उत्तर से हैं, दक्षिण से हैं, पूर्व से हैं, पश्चिम से हैं, किसी भी राज्य से हैं, हम सब एक हैं। ये यूनिटी तो हमारी मनोवैज्ञानिक संकल्पना है। कैसे एकता को किसी चीज में, किसी फॉर्म में डालकर दिखाया जा सकता है? नहीं। समझ रहे हो, ये हमारी मनोवैज्ञानिक संकल्पना है, जबकि अखंडता भौगोलिक संकल्पना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भारत उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अखंड एक देश है। यानी कि भारत के किसी भी राज्य को या राज्य के किसी क्षेत्र को भारत से अलग होने की अनुमति नहीं दी गई है। समझ आई? उम्मीद करता हूं एकता और अखंडता का आसानी से क्लियर कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, आज अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949। देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको ये तारीख बहुत अच्छे से याद रखनी होगी। इस तारीख का महत्व क्या है? इसके विशेषकर दो महत्व हैं। देखिए 26 नवंबर 1949 जो है ये उस डेट को रिप्रेजेंट करती है, उस दिन को रिप्रेजेंट कर रही है जिस दिन हमारा संविधान जो है वो बनकर पूर्ण हो गया। संविधान बनकर पूर्ण हो गया इस दिन। और 26 नवंबर 1949 जो है ये उस दिन को भी रिप्रेजेंट कर रही है जिस दिन हमारे देश का जो संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब आप कहोगे कि सर 26 जनवरी 1950 को फिर क्या हुआ? उस दिन हुआ था संविधान तो लागू। देखिए मैंने यहां पर एक शब्द यूज किया, आंशिक। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर पूर्ण हुआ था उसी दिन नागरिकता से जुड़े हुए लगभग 15 अनुच्छेदों को उसी दिन लागू कर दिया गया था, इसलिए मैंने आंशिक शब्द यूज किया है। यदि सवाल में पूछा जाए कि संविधान लागू हुआ और उसमें ऑप्शन दोनों आ जाए 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, तो आपको 26 नवंबर 1949 को प्रायोरिटी देनी है। हाँ, यदि वो स्पष्टतः आंशिक या पूर्णतः शब्द लिखकर आपको देता है तो आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को और पूर्णतः लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। आई होप आप इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा, एतद मतलब स्वयं के द्वारा निर्मित इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। ठीक है, स्वीकार करते हैं, अपने ऊपर इनेक्ट करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मसमर्पित करते हैं, अपने ही भीतर लेते हैं, यानी कि इसको स्वीकार करते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावना में लिखित शब्दों का महत्व और या फिर मैं कहूं कि जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने इसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो पॉलिटी को समझने में आपको बहुत आसानी होगी और बहुत मजा आने वाला है इसे पढ़ने में। ठीक है, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। ठीक है दोस्तों, आगे लेक्चर में हम जानेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। क्या मूल भारतीय संविधान में इस बात की कोई विशेष कुछ व्याख्या की गई थी कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग होगा या नहीं होगा? यदि नहीं तो प्रस्तावना को संविधान का भाग कब माना गया? क्या प्रस्तावना संशोधनीय है
क्या संसद इसमें संशोधन कर सकती है? यदि हाँ, तो अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, उसके द्वारा क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया गया है, उससे संबंधित क्या क्या विवाद हैं, उनको लेकर हम चर्चा करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।